सरकार ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को दोगुना करने के लिए 2 प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को भी स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा मुद्दे को हल करने के लिए भारत चीन के बीच निरंतर बातचीत के महत्व को रेखांकित किया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शोल्स कल 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश, भीषण चक्रवात दाना के आज रात टकराने की आशंका। भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। हॉकी में भारत ने जर्मनी से दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी की। पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी ने भारत को हराकर श्रृंखला अपने नाम की। और अहमदाबाद में महिला क्रिकेट में भारत ने 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 59 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन वाली रेलवे लाइन बिछाना है। इससे नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में 4,453 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या जी को जोड़ेगा मां जानकी के जन्म स्थान से, और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। श्री वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए भी एक नई लाइन निर्माण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अमरावती से होते हुए एरुपालम और नाम्बुरु के बीच 57 किलोमीटर की एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबे नए पुल का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना से 19 लाख रोजगार का सृजन होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नई अमरावती रेल लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना अमरावती को चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को भी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कोष की अवधि 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फंड अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वार्ता के बाद समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि निरंतर संवाद के बाद समाधान निकल आएगा। India and China have been involved in talks to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. रक्षा मंत्रालय ने 387 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से भारतीय तट रक्षक के लिए 6 एयर कुशन व्हीकल एसीवी खरीदने का समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन जहाजों को होवरक्राफ्ट भी कहा जाता है और इन्हें भारतीय खरीद श्रेणी के अंतर्गत खरीदा जाएगा।
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 शीर्ष व्यापारिक नेता और सीईओ भाग लेंगे। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार देशों में से एक है। भारत और जर्मनी कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक, सतत विकास और स्टार्टअप के क्षेत्र में आपसी सहयोग कर रहे हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना गंभीर रूप ले रहा है और इसके आज देर रात या कल सुबह तक ओडिशा के भीतरकनिका तथा धामरा के बीच तट से टकराने की आशंका है। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी आने जाने वाली हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि तूफान के कारण 40 से ज्यादा उड़ानें और लगभग 200 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। राज्य प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दाना के उड़ीसा तट के करीब पहुंचने के कारण तटीय उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी लगातार भुवनेश्वर में भीषण चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कई सरकारी संस्थाएं बंद कर दी गई है, जबकि डॉक्टरों को 24 घंटे अस्पतालों में रहने को कहा गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 7,000 से अधिक बहुउद्देश्य चक्रवात आश्रयों में लगभग 3,50,000 लोगों को रखा गया है, जिन्हें आज शाम तक सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्यों के लिए 385 प्रतिक्रिया ग्राउंड टीमों तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पश्चिम बंगाल के पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर तथा दक्षिण 24 परगना जिलों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जान माल को बचाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। राज्य सचिवालय ने नबन्ना में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो है 03322143526। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि वो नबन्ना में रहेंगी और स्थिति पर नजर रखेंगी। 851 बाढ़ आश्रय स्थल खोले गए हैं और 83,583 लोगों को उनमें पहुँचाया गया है। राज्य के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। जिन जिलों के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, वहां एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित 9 जिलों में स्कूल 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कोलकाता और अन्य जगहों पर केंद्रीय विद्यालय भी 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। पूर्वी रेलवे ने कुछ मार्गों पर कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राज्य प्रशासन द्वारा सुंदरबन, कोलकाता और अन्य संबंधित मार्गों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। भारतीय नौसेना ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने की तैयारी में जुटी है। चक्रवात की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पानी के जहाजों, विमानों तथा रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों से कहा है कि वे मछुआरों और नाविकों को लगातार अलर्ट करने का काम करें। भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आज केरल के पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा, आजसू, जदयू, झामुमो, कांग्रेस और राजद सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहट विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरा। विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला सीट से पर्चा दाखिल किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सरजू राय ने जमशेदपुर पश्चिम और कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हटिया विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती के लिए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने आज 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जयंत पाटिल सांगली के इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTS 2024 ने दूरसंचार के क्षेत्र में मानकीकरण के आधुनिक क्षेत्रों के लिए 8 नए प्रस्ताव पारित किए हैं। नई दिल्ली में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हुए 10 दिवसीय WTC 2024 संपन्न हो गई है। इस अवसर पर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने डिजिटल विभाजन को दूर करने और जेंडर डिवाइड के बीच तालमेल बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। India has taken a great leap forward in terms of ensuring not only bridging the digital divide but bridging the gender divide. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री अब्दुल्ला ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। डिजिटल समाचार पोर्टल अब शब्द.प्रसारभारती.org/रजिस्टर पर एक सरल साइन अप फॉर्म भरकर पीबी शब्द पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ये डिजिटल समाचार पोर्टलों को पीबी शब्द पर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में पूरे भारत में टेक्स्ट, वीडियो, चित्र और ऑडियो फॉर्म में लोगो मुक्त सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन चला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाई गई 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस वर्ष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के पूर्व महानिदेशक पीके बंदोपाध्याय का हृदय गति रुक जाने से कल कोलकाता में निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी श्री बंदोपाध्याय का आकाशवाणी समाचार, पत्र सूचना कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य मीडिया इकाइयों में लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज दूसरे और अंतिम हॉकी टेस्ट में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 5-3 से हराया, लेकिन 2 मैचों की श्रृंखला में उसे पेनल्टी शूटआउट में पराजय का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने कल भारत से पहला टेस्ट 2-0 से जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के जीतने के बाद ये श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई थी। श्रृंखला में विजेता का फैसला बाद में पेनल्टी शूटआउट में किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 59 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 288 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 168 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को दोगुना करने के लिए 2 प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को भी स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा मुद्दे को हल करने के लिए भारत चीन के बीच निरंतर बातचीत के महत्व को रेखांकित किया। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश, भीषण चक्रवात दाना के आज रात टकराने की आशंका। भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।